हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली आता है हमारे चैप्टर का नेम, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? तो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब होता है कि क्रॉप्स को कैसे उगाया जाता है, उसका और मैनेजमेंट मतलब उसको कैसे मैनेज करके रखा जाता है, जैसे कि कैसे उसको मैनेज किया जाता है, हर जगह रखा जाता है, मतलब सब कुछ हम इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में तो नहीं, इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें हम बहुत कुछ सीख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो ये पहेली और जो बूझो हैं, ये अपने अपने अंकल के वेकेशन में उनके घर गए। तो उनके अंकल क्या थे, फार्मर थे। तो उनके अंकल फार्मर थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन लोगों ने ना उनके जो अंकल, उनकी जो फील्ड है ना जहाँ पे वो काम करते हैं, तो उधर देखा खुरपी, सिकल, शॉल, प्लो, ये टूल्स हैं, ठीक है, फार्मिंग के। तो उन्होंने ये सब देखा। तो बूझो को तो पता नहीं था क्या है, तो बूझो को जानना था कि ये सारे क्या हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं, ठीक है। ओके, सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। आप लोगों को पता है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं? खाना रिक्वायर करते हैं। प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। क्या आप बता सकते हो कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, बताओ। तो प्रोसेस क्या था? फोटोसिंथेसिस। रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना प्लांट्स बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो लेकिन ये एनिमल्स कहाँ से खाना लाते हैं? तो सबसे पहले ये बताओ कि हम खाना क्यों खाते हैं, तब ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। आप लोगों को पता है कि जो खाना है वो फूड से मतलब जो खाना है वो हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज होगी, मतलब एनर्जी, मतलब खाना खाया फिर हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो नहीं आएगी एनर्जी, ठीक है। और हम बहुत सारे वेरियस जो फंक्शंस होते हैं ना, वो जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे वो फंक्शंस हैं जो कि खाना खा के ही हो सकते हैं। मतलब जैसे डाइजेस्ट करेंगे, मतलब क्या फंक्शंस होता है, डाइजेस्ट करा, रेस्पायर करा, उसके बाद एक्सपर्ट किया, मतलब खाया, रेस्पायर होके निकल गया, ये है इसका वो प्रोसेस। तब आप बताओ कि हम मतलब वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हमें हमारा खाना खाने से मिलता है, एक तो हमें मिलता है एनिमल से, जो नॉन वेजिटेरियन को एनिमल से, और जो वेजिटेरियन को प्लांट से, और जो दोनों है तो उनको दोनों से मिल जाता है। तो वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों से खाते हैं खाना, पता नहीं क्या बोला मैंने। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आर कंट्री। तो बूझो पूछता है कि यार इतने हम चलो फूड तो खाते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों तक फूड कैसे पहुँचाया जाता है, सब पढ़ेंगे। पहली कहती है कि फूड को इसलिए एक ना अलग लार्ज, इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो हम जानते हैं। तो अगर हमें ऑर्डर में देखा जाए तो क्या होता है, फूड को लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचाना होता है, क्या करना होगा, रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब सबको पहुंचाना है ना, पूरी इतनी बड़ी है इंडिया, तो कैसे सबके पास आता है? तो पहले रेगुलर प्रोडक्शन, रोज़ उगाना होगा सारी वेजिटेबल्स को, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अच्छे से मैनेज करके सब कुछ रखना पड़ेगा, फिर उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। तो जब 10,000 BC था ना, तो उस टाइम पे पीपल नोमैडिक थे। नोमैडिक पीपल वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, है ना, आपको पता होगा नोमैडिक, अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देती हूँ। नोमैडिक क्या होते हैं? तो ये ग्रुप्स में प्लेस टू प्लेस जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? खाने के लिए और छाया, शेल्टर के लिए, जहाँ वो रह सके। तो वो क्या क्या खाते हैं? वो खाते हैं फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और अब तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद एनिमल्स को हंट करना खाने के लिए। जब उनको फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं मिलते थे तो वो एनिमल्स को मार के फिर खा जाते थे। उन्होंने फिर स्टार्ट किया कल्टीवेटिंग लैंड। तो धीरे धीरे उन्होंने जैसे आगे बढ़ते गए, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने कल्टीवेट किया लैंड को कल्टीवेट किया। आई मीन कि मतलब एक लैंड था, उस पर राइस वगैरह उगाना शुरू किया। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है कि सबसे पहले उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था? तो उन्होंने राइस। ओके, राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना इसको। ओके, तो ऐसे एग्रीकल्चर आई थी, ऐसे कि आप अगर पूछा जाए हाउ एग्रीकल्चर वाज बॉर्न, तो आप ये पूरा लिख सकते हो। When plants of the same kinds are cultivated at one place on large scale is called a crop। अब क्रॉप क्या होती है? जब प्लांट्स, सेम काइंड के प्लांट्स, ठीक है, सेम काइंड के प्लांट्स एक जगह कल्टीवेट हो बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़ा स्केल है, सेम टाइम के। जैसे वीट ले लो, वीट एग्जांपल में ले लेते हैं हम। तो वीट है, वीट को एग्जांपल में लिया तो देखो फील्ड है, उस पर सारे फील्ड, जैसे कि ये फार्मर्स की फील्ड होती है ना, और उसमें सारे प्लांट्स वीट के हैं।
तो ऐसे वीट की क्रॉप है ये, ठीक है। तो ये क्रॉप होता है एक एक प्लांट, मतलब व्हेन जो प्लांट्स होते हैं सेम काइंड के एक जगह पे कल्टीवेट होते हैं, उनको कहते हैं क्रॉप। अब एग्जांपल में देखते हैं वीट का एग्जांपल है। वीट का मतलब, अब वीट लिया ना कि सारे प्लांट्स होंगे ना फील्ड में, वो सारे वीट के होंगे। आपको पता है कि जो क्रॉप्स होती है ना वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक होती है सीरियल्स, एक होती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। सीरियल्स होती हैं पल्सेस वगैरह जिसमें आते हैं, वेजिटेबल्स सबको पता ही है, फ्रूट्स सबको पता ही है। अब इनको बेसिस सीजन्स में आते हैं, जैसे कि इनको क्लासीफाई किया जाता है सीजन्स में, अलग अलग सीजन में आते हैं। इतना बड़ा इंडिया है तो इसमें अलग अलग सीजन्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स आते हैं। जैसे ऑरेंज विंटर्स में आता है और समर्स में मैंगो आता है, ठीक है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ना उसमें ह्यूमिडिटी रेनफॉल वगैरह होते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे 2 तरह के क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब 2 तरह के जो क्रॉप्स होते हैं वो कौन से क्रॉप होते हैं, एक होता है खरीफ क्रॉप और एक होता है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जो कि रेनी सीजन में आती हैं, और जो रेनी सीज़न होता है वो कब होता है इंडिया में, जून से लेकर सितंबर तक। इसके एग्जांपल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। ऐसे अब इसमें ये पूछा जा सकता है व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, तो आपको पॉइंट्स बना के लिख देना है इनको। अब ये तो खरीफ था। रबी क्रॉप वो होते हैं जो कि विंटर सीजन्स में आते हैं और इनका टाइम लिमिट होता है, वो होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, और इनके एग्जांपल्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड दीज इनको हटा के जो पल्सेस वगैरह होती है ना, ये सारी समर्स में आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस कैसे होती है। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट है, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे सॉइल को, फिर उसको उगाएंगे, सोइंग करेंगे, उसके बाद उसमें एडिंग मैन्योर डालेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन होता है जब पानी दिया जाता है ना, उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। इंटरवल्स में रेगुलर, ठीक है। प्रोटेक्टिंग कर वीड्स भी हम पढ़ेंगे, वीड से प्रोटेक्ट किया जाएगा और हार्वेस्ट किया जाएगा। ग्रेन और शाफ को जब वो कहा जाता है ना कि उनको सेपरेट, वो हार्वेस्टिंग होती है, और स्टोरेज जो सब को स्टोर करके रखते हैं। तब इनका फर्स्ट क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम वो पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन सॉइल ना पहला स्टेप है। सबसे पहले क्रॉप को हम करने से पहले जब उगाएंगे उससे सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। इसमें क्या करना होता है, सॉइल को टर्न करना होता है, लूज़ करना होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब है जब हम खोदते हैं ना, तो जो मिट्टी टाइट जो मिट्टी थी, जब उसको हम खोदेंगे तो सारी मिट्टी बाहर आ जाएगी, तो वो लूज़ हो गई, फिर टर्न हो गई, मतलब अंदर गड्ढा बन गया उसके। अब गड्ढे के अंदर हम प्लांट की रूट को डालेंगे, फिर उसको गड्ढे को भर के उसमें वाटर वगैरह सब डालेंगे, इरीगेशन सब कुछ। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, लूज़ करना और टर्न करना। ये लूज़ और ये टर्न होता है, ठीक है। ये क्या अलाउ करता है कि जो रूट है यहाँ से, ये मान लो ये सारी मिट्टी बाहर आ गई, ये था एरिया, इसमें से मिट्टी खोद खोद के आ गई और इतना बड़ा गड्ढा बन गया, ठीक है। इतना बड़ा गड्ढा, इसमें रूट डीपली जाएगी, रूट अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगी डीप इनटू द सॉइल। और जो लूज़ की ना हमने सॉइल, ये अच्छे से ब्रीथ करने देगा रूट को, अच्छे से डीपली जाएगी, जितनी डीपली उतनी अच्छी हमारी क्रॉप उगेगी, ठीक है। और अब ये भी लूज़ किया हमने, ये क्यों, सॉइल को, रूट्स को अच्छे से ब्रीथ करने देते हैं। तो जो लूज एंड सॉइल होती है ना, वो हेल्प क्या करती है, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स है ना, इनकी ग्रोथ में हेल्प करती है, जो कि सॉइल के अंदर होते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये फ्रेंड होते हैं सारे फार्मर्स के। तो ये क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं उनको टर्न करने में और लूज़ करने में, और उसके साथ ही साथ उसमें ह्यूमस भी डाल देते हैं। लेकिन ये बताओ कि क्यों लूज़ करना सॉइल में और टर्न करना चाहती है, मतलब सॉइल में क्यों करना होता है। तो इसलिए करना होता है, आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सॉइल है ना, वो क्या कंटेन करता है, मिनरल्स कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, हवा होती है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो डेड प्लांट्स और जो वो होते हैं ना, डेड प्लांट्स और जो डेड मर जाते हैं प्लांट्स, या फिर जो मर जाते हैं एनिमल्स, वो सब आपको पता है डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। जब वो मर जाते हैं तो वो सॉइल में डीप कंपोज हो जाते हैं। इस वे में क्या होता है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स थे ना, वो वापस उस सॉइल में आ चुके होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो सॉइल बड़ी हो जाती है, अच्छे से बड़ी हो जाती है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर सॉइल के अंदर आ जाते हैं, जो जहाँ पे जो मरा है वहाँ पे उसके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चले जाएंगे जब वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ जो टॉप लेयर है ना, वो प्लांट की सपोर्ट करती है, ठीक है। लूजनिंग ब्रिंग्स, तो लूजनिंग, टर्निंग एंड लूजनिंग क्या करता है, सॉइल को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है,
ठीक है। तो इसलिए थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके नाउ अब जो प्रोसेस होता है ना ये लूज़ करना और टर्न करना सॉइल का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टिलिंग या प्लोइंग। ओके और ये किससे क्या करा जाता है, ये प्लो से किया जाता है। प्लो एक वो है जिसे उनके फार्मर भी यूज़ कर रहे थे ना, उनके अंकल। प्लो एक टूल होता है फार्मिंग करने का। अब ये भी पढ़ेंगे हम प्लो क्या होता है। तो प्लो किससे बना होता है, प्लो बना होता है वुड से या फिर आयरन से, दो तरह से बना होता है ये। अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो उसको पानी देना पड़ेगा, ठीक है, पानी देना ही पड़ेगा, वो पता ही है। और जब प्लो होती है ना फील्ड, जैसे जो जो जिस फील्ड को हमने प्लो किया तो हमने तोड़ा है, तो उसमें क्या होगा, थोड़े थोड़े क्रम्स आ जाएंगे, जो नहीं होते मिट्टी के टुकड़े, मतलब मिट्टी के टुकड़े, उनको तोड़ना पड़ता है ताकि वो मिट्टी बिल्कुल अच्छे से बन जाए, तो उनको क्या कहते हैं, क्रम्स। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रम्स को तोड़ना। और जो लेवलिंग होती है ना वो किसके लिए यूज़ होती है, लेवलिंग होती है, लेवल करके रखना, उनको यूज़ होती है इरिगेशन के लिए भी और सोइंग के लिए भी। लेवलिंग किससे की जाती है, लेवलर से की जाती है, बस ये याद रखो। किसके लिए यूज़ होती है लेवलिंग, सोइंग, इरिगेशन, किससे होती है यूज़, लेवलर से। ओके नेक्स्ट, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार होता है कि जो मैन्योर होता है ना वो सॉइल्स में पहले डल जाता है बिना टिलिंग किए। टिलिंग मतलब टर्न के उससे पहले मैन्योर डाल देते हैं। तो ये इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है अच्छे से मिक्स हो जाए मैन्योर पहले ही सॉइल में, और मॉइस्चर आ जाए सॉइल के अंदर टिप सोइंग करने से पहले। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं। तो सोइंग करने से पहले पहले हमें सॉइल के क्रम्स को तोड़ना पड़ता है। तो ये किसे किया जाता है, कुछ टूल्स होते हैं जिनसे सॉइल के क्रम्स टूटते हैं। इतने सारे क्रम्स होते हैं, उनको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा अच्छे से। तो उसके लिए क्या 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 यूज़ होते हैं, हाथ से तो आप कितने ही तोड़ोगे, कितने बड़े बड़े भी होते हैं। तो इसलिए प्लो, हो एंड कल्टीवेटर 3 टूल्स हैं। ये है प्लो, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे अभी। तो प्लो ये पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था टिलिंग करने के लिए सॉइल को। इस टिलिंग करने के लिए, इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालने के लिए क्रॉप में, और रिमूव करने के लिए वीड्स को, और सॉइल को टर्न करने के लिए, इसके लिए ये यूज़ होता है। ये किससे बना होता है, वुड से बना होता है। और ये बुल्स होते हैं ना, ये एनिमल्स, उनके यहाँ पे कंधे पे लगा के इससे खुद खोदते हैं वो मिट्टी को। ये क्या कंटेन करता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये कंटेन करती है एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। और उस आयरन स्ट्रिप उसको क्या कहते हैं, प्लो शेयर। जो मेन पार्ट होता है ना प्लो का, एक लॉन्ग लॉग वुड होती है ये, इसको हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। ये दोनों देख लो, प्लो शेयर एंड प्लो शाफ्ट। ओके ठीक है, प्लो शेयर एंड प्लो शाफ्ट। तो एक हैंडल होता है शाफ्ट के लास्ट में, और वो किससे अटैच होता है, वो बुल के नेक्स्ट पे टच होता है, मैंने बताया था अभी। तो एक जो पेयर होता है ना बुल का, वो एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। तो जो बुल के जो पेयर्स है ना, एक आदमी आराम से उनके पेयर्स को लगा के काम करवा सकता है। द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो इन नाउअडेज। तो ये जो वुडन प्लो होता है ना, ये आजकल रिप्लेस हो चुका है आयरन प्लो से, ठीक है। वुड का जो प्लो होता है वो आजकल आयरन प्लो यूज़ होता है वुड की जगह। अब क्या होता है, हो ये तो फर्स्ट इम्प्लीमेंट था, अब आता है हमारा सेकेंड इम्प्लीमेंट। तो ये एक सिंपल टूल है जो कि वीड्स होती है ना उसको रिमूव करने के लिए और लूज़ करने के लिए सॉइल को हेल्प करता है। और इसका क्या, एक लॉन्ग रोड होता है वुड आयरन का। एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेल्ट होती है आयरन की, जो कि एक से दूसरे एंड तक फिक्स करती है। ये एनिमल से पुल किया जाता है। हो देखो ये होता है, अब देख लो ये होता है। ये आप इसकी इमेज को अच्छे से देख लो, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, लेबल करने के लिए भी आ सकता है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है आजकल, तो प्लो की जगह ना प्लो इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। जो प्लो का काम होता है ना वो तो आजकल ट्रैक्टर चला के ड्राइवर कर लेता है। इससे क्या होता है, इससे लेबर भी सेव होता है, इतना थकता भी नहीं है, और टाइम भी सेव होता है, ठीक है। लेबर मीन्स की एनिमल्स वगैरह जो भी जा रहे हैं उनको ये काम किया जाता है, इससे जल्दी ये हो जाता है। अब देखते हैं व्हाट इज़ सोइंग। सोइंग क्या होता है, सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। सो करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि सॉइल की जो क्वालिटी गुड है, सीड की जो क्वालिटी है वो साफ़ है या क्लीन है, बिल्कुल हेल्दी है सीड वो, ठीक है। फार्मर्स जो होते हैं ना वो फार्मर्स करते हैं हाई यील्ड वाले अच्छे सीड, बिल्कुल ठीक है, प्रेफर करते हैं ताकि सीड अच्छे हो, ताकि उनका
अगर अच्छे सीड होंगे तो अच्छा प्लांट होगा, तो अच्छा प्लांट होगा तो अच्छी तरीके से ज़्यादा लोग आएंगे उसको खरीदने, तो इसलिए अब एक एक क्वेश्चन बनता है कि डैमेज सीड्स मतलब जो होते हैं ना पानी पे सीड क्यों फ्लो करते हैं, तो जो डैम अब इसका आंसर है रिवीजन में आ जाएगा। अब तो इसका आ जाएगा वो लाइटर क्यों होते हैं जो पानी में फ्लो करते हैं ना फ्लोट जो, तो देखो डैमेज सीड होते हैं ना वो होल हो जाते हैं और वो लाइटर हो जाते हैं, इसलिए वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, जो ख़राब सीड्स होते हैं ना वो। ये एक मेथड अच्छा है ताकि सेपरेट हो जाए हेल्दी सीड डैमेज सीड से, अच्छे से हो जाता है कि पानी डालोगे ना जो सीड्स नीचे रहेंगे ना वो अच्छे हैं, जो ऊपर आ जाएंगे वो लाइटर है, वो उनमें इतना हेल्दी नहीं है, वो ना उनमें वजन है, वो डैमेज है। ठीक है, तो अच्छा सेपरेट करने के लिए अच्छा स्टेप है। सोइंग करने से पहले हमारे पास टूल्स होने चाहिए, सोइंग टूल्स होने चाहिए ताकि हम सीड को सो कर पाएँ। अब आता है ट्रेडिशनल टूल। ये टूल होता है ये ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है सोइंग करने से पहले। इसकी जो शेप होती है वो फनल होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है फनल इस फनल के अंदर सीड्स डाले जाते हैं। देखो इस टाइप का होता है ना फनल, ये फनल होता है, तो फनल में सीड डाले जाते हैं। ठीक है, और इसको पानी फिर उनको नीचे डाला जाता है, फिर एक पाइप होती है शार्प एंड के पास, तो फिर ये एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड सीड देयर, ऐसा होता है कुछ इस टाइप का। ऐसे मेथड को देखो, ये एक फनल टाइप का मैंने बनाया था ना, भी ये वैसे ही तो है कि फनल होती है उसके अंदर डाला जाता है सब कुछ। अभी मैंने बताया था आपको, एक सेकेंड इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो ऐसे फनल ये से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इतना याद रखना है। ट्रेडिशनल टूल में ये पूछा जा सकता है कि अब बताओ ट्रेडिशनल मेथड क्या है, तो आप इतना तक बता सकते हो यहाँ से लेके, आप बस ये याद कर लेते हो इसमें ये, और ये बता दो कि इसमें क्या कैसे यूज़ होता है ये, बस इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके नाउ सीड्रिल क्या होती है, ये होती है सीड्रिल, आप इसको देख लो ये सीड्रिल है। ठीक है, अभी सीड्रिल क्या होती है पढ़ते हैं। आजकल क्या होता है सीड्रिल यूज़ होती है सोइंग करने के लिए, ट्रैक्टर की हेल्प हो जाती है इससे। इसमें क्या होता है, इसमें ये सो करती है जो सीड्स को अच्छे से पूरे इक्वल डिस्टेंस में और डेप्थ में, ये इंश्योर रखती है, ये देखती है कि ये जो सीड है वो अच्छे से कवर है ना सॉइल से, जब वो सोइंग हो जाते हैं, जब मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे सीड को दबाया जाता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो अब वो अच्छे से ऊपर से कवर हो चुकी है सॉइल से, अब वो सीड बाहर तो नहीं आ रहा, तो उसकी हेल्प करती है ये। और ये उसमें हेल्प करता है कि कोई बर्ड सीड को आके खा ना जाए, ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये हेल्प करती है सीडविल टाइम को भी और लेबर को भी। जो डिस्टेंस होता है ना, अप्रोशिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नियरली टू अवॉइड क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जो डिस्टेंस होना चाहिए हर प्लांट के बीच में, डिस्टेंस होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए। क्यों दूर दूर होना चाहिए, ये अलाउ करता है प्लांट को, हर प्लांट को, इंडिविजुअल प्लांट को सफिशेंट सनलाइट मिले, हर एक प्लांट को अच्छे से पूरी सफिशेंट सनलाइट मिले। अगर देखो क्राउड भरे पड़े प्लांट्स तो एक एक को नहीं मिल पाती पूरी, तो इनको एक एक को इंडिविजुअल को अच्छे से मिलना चाहिए, सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, पानी सॉइल से। ठीक है, तो इसलिए फ्यू प्लांट्स को भी हटा देना चाहिए ताकि क्राउडिंग ना हो। तो अब देखते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर को कैसे डाला जाता है, मतलब ये जानते हैं क्या होता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये क्या होता है, जो सब्सटेंस जो कि डाले जाते हैं सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ताकि अच्छे से पूरे प्लांट की ग्रोथ हो जाए, उसको हम कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। और इनमें से ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा होता है, मैन्योर, मतलब मैन्योर अच्छा होता है फर्टिलाइज़र से ज़्यादा यूज़ मैन्योर का किया जाता है, बताऊँगी बाद में आगे। सॉइल सप्लाई करता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को क्रॉप प्लांट तक, है ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ग्रोथ के प्लांट के लिए असेशियन आई एम सो सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, असेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ पे। ठीक है, तो मतलब अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कुछ एरिया में क्या होता है, जो फार्मर होते हैं ना वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स को सेम फील्ड में। ठीक है, मतलब जब जब जैसे क्रॉप्स को उन्होंने ग्रो कर दिया उसके बाद सेम क्रॉप को, मान लो देखो आज उन्होंने ग्रो किया एक फील्ड, ठीक है, अच्छे समझना, इसमें आपको आंसर भी मिलेगा कि फर्टिलाइज़र अच्छा नहीं होता। इसमें सारी वीट की क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब वीट की क्रॉप्स हैं, अब सेम तरह के सारे न्यूट्रिएंट्स अब मिल रहे हैं वीट को। ठीक है, अब क्या होगा,
अब अगर ये इनको उन्होंने वीट के वापस निकाली, अब वापस वीट का ग्रो किया इन्होंने, तो इससे क्या होगा, जो सॉइल है ना वो बिल्कुल वो हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, अब ये कह सकते हो कि सॉइल मजबूत नहीं रहेगी, क्योंकि एक के बाद एक ही वापस बार बार सेम क्रॉप जाती है, तो वो जो सॉइल है ना वो ख़राब हो जाती है, वो इतना कुछ हैंडल नहीं कर पाते, उसको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उनको सेम तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसलिए हमें अगर एक बार एक क्रॉप उगाए एक फील्ड में, तो दूसरी बार दूसरा क्रॉप उगाना चाहिए। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है सॉइल के लिए, तभी बिल्कुल अच्छे प्लांट्स हो पाते हैं। ओके सो ओ माय गॉड वेट, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ, देखो बार बार जब एक क्रॉप को ग्रो करते हैं तो सॉइल पुअर हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो इसलिए फार्मर्स होते हैं ना, उनको मैन्योर डालना पड़ता है फील्ड के अंदर, ताकि जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट्स के साथ। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या होती है, मैन्योर कहाँ यूज़ होता है, मैन्योर वहाँ यूज़ होता है जब जैसे इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैन्योर डालना पड़ता है। अगर मैन्योर नहीं डालेंगे तो सॉइल पूरी पुअर हो जाएगी, तो इसलिए हमें सॉइल को हर बार रिप्लेनिश करना होता है, उसके लिए मैन्योर डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, और अगर हमने अच्छे से प्रॉपरली नहीं डाला तो क्या होगा, प्लांट्स हमारे वीक होंगे। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज, जो प्लांट्स जो एनिमल्स डिकम्पोज जाते हैं ना, उससे बनता है खाद। सुना होगा ना, खाद वो वही होता है। फार्मर डर्म प्लांट एंड वेस्ट एंड पिट्स ओपन एंड अलाउड डिकम्पोज, ठीक है। फार्मर्स के अंदर क्या डाल देते हैं, एनिमल का वेस्ट और सारा वेस्ट, और उसके बाद उसको डिकम्पोज होने देते हैं। जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसको खाते हैं, तो वो डिकम्पोज होता है। आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्ट, मैंने तो नहीं करवाया आपको, लेकिन पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ा है। ओके तो यहाँ पे एक सेकेंड, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। नो, ये तो एक्टिविटी है, तो यहाँ से देखते हैं। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल हैं जो कि एक प्लांट को रिच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब ये डिफरेंट कैसे होता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या होता है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना, फैक्ट्री से बनते हैं। मैन्योर तो उनसे बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट से, है ना, लेकिन ये फैक्ट्री से बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर सल्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जो यूज़ होता है ना ये फर्टिलाइज़र का, ये हेल्प करता है फार्मर्स को अच्छी यील्ड के लिए, जैसे कि वीट, पैडी और मीट, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो इस सॉइल को कम फर्टाइल बना देता है। फर्टिलाइज़र एक सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का भी, इसलिए हमें मेंटेन करना होता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो हम सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर, हम इसको मैन्योर डालना चाहिए में, और या फिर अनकल्टिवेटेड रहने दो, लेकिन इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालो। फर्टिलाइज़र सॉइल को ही लेस फर्टाइल कर देता है और वाटर पॉल्यूशन फैला देता है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, जो यूज़ होता है ना मैन्योर का, ये क्या करता है, अब यूज़ क्या होता है मैन्योर का, मैन्योर किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है सॉइल का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, जितना था उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है ना वो भी अच्छी हो जाती है। ये रिप्लेनिश करता है सॉइल को न्यूट्रिएंट से, ठीक है। और जो अनदर मेथड होता है ना सॉइल के रिप्लेनिश का, वो होता है क्रॉप रोटेशन। एक तो हो गया इससे मैन्योरिंग से, एक होता है क्रॉप रोटेशन मेथड, दूसरा मेथड सॉइल को रिप्लेनिश करने का। ये बहुत सारी क्रॉप्स को उगाने से भी हो सकता है। पहले तो जो फार्मर्स थे ना नॉर्थन इंडिया के, वो लेग्यूम्स एज फॉडर एक सीज़न में यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो वीट नेक्स्ट सीज़न में हुई, तो इसने हेल्प किया रिप्लेनिश सॉइल को रिप्लेनिश करने में नाइट्रोजन के साथ। फार्मर्स को अच्छा लगा, तो उन्होंने ये वाली प्रैक्टिस अप्लाई करने लग गए वो हमेशा। तो आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा राइजोमियम बैक्टीरिया, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रूट्स होते हैं ना उसके लिग्यूमिनियस प्लांट में वो होते हैं प्रेजेंट। ये अब हम देखो, हम ना यहाँ से बाद में करेंगे, बस हम ये वाला मैं आपको ऊपर समझा देती हूँ। देखो फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंशिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। फर्टिलाइज़र है ना एक मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। ये मैन लोग बनाते हैं फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में, और जो मैन्योर होता है एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। इसकी कैसे आता है हमारे पास, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। जो डिकम्पोजिशन होता है ना कैटल के डंग का,
कैटल गोबर का और ये प्लांट रेसिड्यूज का, डेड प्लांट्स के, डेड एनिमल्स के, इन सब का, ठीक है। इससे मैन्योर बनता है नेचुरली। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनता है और मैन्योर कहाँ, फील्ड्स में बनता है। फर्टिलाइज़र ना बिल्कुल ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्लांट्स के न्यूट्रिएंट में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में, लेकिन ये जो मैन्योर होते हैं कम रिच होते हैं प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स में। तो हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। हमने अभी इतना कर लिया है, कितने बजे कर लिया हमने, 1 मतलब काफ़ी कर लिया हमने अभी, ठीक है। रियल हमने काफ़ी सारा कर लिया। 1 सेकेंड, हमने 6.5 पेज कर लिए हैं। अब हमारा इतना सा चैप्टर बच रहा है, हमें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन माय सेकंड वीडियो, बाय बाय।